गुड आफ्टरनून। और जैसा कि हमने ट्राई किया ज़ूम पे, बट कनेक्टिविटी इशू के कारण चीज़ें उतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई। तो हम स्टार्ट करते हैं और डेली बेसिस पे हम वीडियोस जो हैं वो आपको पोस्ट करते हुए चलेंगे। एक लेक्चर जैसे ही लेक्चर सॉरी एक जो चैप्टर है वो जैसे ही कंप्लीट होगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक दिन का समय लेंगे, 1 से 1.5 दिन का। और उसके बाद फिर हमारी नई वीडियो सीरीज़ जो है वो वापस आपके साथ पोस्ट होना चालू हो जाएंगी। अभी सबसे पहले हम ये वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के साथ। कल आर्ट एंड कल्चर में भी स्पेशली जो कल्चर का पार्ट है हम वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कल्चर इसलिए मैं फिर से सबको बता दे रहा हूँ, कल्चर इसलिए क्योंकि आर्ट जो है उसमें कल्चर्स के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो बीच बीच में आते रहते हैं। खासकर जब आप अभी पेंटिंग्स पढ़ेंगे या हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब तक आपको कल्चर के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप फर्दर उसमें मूव नहीं कर पाएंगे या चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। और हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि आपको चीज़ों को जितना बेटर हम समझा सकें उतना बेटर हम लेके चलें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला लेक्चर सीरीज़ है इस कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए। वो हम स्टार्ट करेंगे कल्चर के लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स इन इंडिया से। देखिए हमें पर्टिकुलर यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से इंडिया के लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ना है, वो भी आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट से ज़्यादा फोकस करना है। आपको हिस्टोरिकल जो हमारे लैंग्वेजेस हुए हैं या हिस्टोरिकल जो हमारे क्या कहते हैं स्क्रिप्ट्स हुए हैं, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है क्योंकि प्रेजेंट में कोई रेवोल्यूशनरी ऐसा कोई चेंज अभी आया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो इवॉल्व होते 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 आज के समय में आ चुकी हैं। हम जैसे अभी भी हिंदी के लिए अगर आप देखेंगे तो हम देवनागरी स्क्रिप्ट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नई हैं, ऐसा कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बट अब क्योंकि ये स्टैटिकल पार्ट है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि डायनामिक सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। बट स्टिल हमने कोशिश की है कि इसको हम आपके लिए जितना आसान बना सकें, जितना इंटरेस्टिंग बना सकें, हमारी तरफ से एफर्ट पूरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कल्चर के लेक्चर से, ठीक है। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम पहले स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि वैसे तो एंशंट स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन सारी आप पढ़ नहीं सकते। और जो मेन स्क्रिप्ट्स हैं, जो टोटल 12 हैं, ठीक है, जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लैंग्वेजेस में हम जो इंडिया में हिस्टोरिकल टाइम से लेकर आज तक, प्रेजेंट तक जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, ठीक है, हम उनकी बात करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने ज़ूम पे भी लोगों से पूछा था कि आप किस चीज़ को लैंग्वेज, अगर आपको कहना होगा कि आप लैंग्वेज यानी भाषा, तो आप भाषा को कैसे डिनोट करेंगे, क्या होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर इसको बहुत लिटरल टर्म्स में देखा जाए तो लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तो वो कम्युनिकेशन जो है वो किसी ना किसी माध्यम से होती है, और वो जो माध्यम है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की अगर आप एक बेसिक डेफिनेशन देख लें तो here it says that it's a system of communication which includes speech and collection of sound which a group of people can understand, ठीक है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें स्पीचेस और क्या कहते हैं साउंड्स के कलेक्शन होते हैं जिसको कि एक ग्रुप जो है वो समझ सके।
ठीक है। अगर आप लैंग्वेजेस को भी देखेंगे तो लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हुई हैं समय दर समय। हो सकता है आने वाली जनरेशन में कोई नई लैंग्वेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने जब से इस भारत की अगर आप बात करें, प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात छोड़ दें, ठीक है, अगर एंशियंट टाइम में चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि पहले भी हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। हिंदी इवॉल्व हुई है। जब इंडो आर्यंस का अराइवल हुआ उसके बाद लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले जिस लैंग्वेज का जन्म हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला लैंग्वेज जो इवॉल्व हुआ था वो हुआ था संस्कृत, ठीक है। संस्कृत से धीरे धीरे आई प्राकृत, और प्राकृत से समय दर समय होते 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 बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया। जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी हिंदी भी है, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बोली जाने वाली रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे बंगाली हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है। तो अगर इन जनरल बात करेंगे तो लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिससे एक ग्रुप जो है वो ईजिली समझ सके। लैंग्वेज फैमिली नेक्स्ट इज द नेक्स्ट देखिएगा डेफिनेशन जो लैंग्वेज फैमिली है। तो लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज फैमिली का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जो किसी कॉमन एंसेस्टर से डेराइव होके अलग अलग निकली हैं, तो वो एक फैमिली से जुड़ी होती हैं, ठीक है। इटली में या जापान में माफिया गैंग्स बहुत फेमस है, ठीक है। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो ये जो माफिया गैंग्स हैं ये अलग अलग पूरी दुनिया में अलग अलग जगह हैं, और ये अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं होम टाउन से, ठीक है। इटालियन गैंग जो है वो एक ज़माने में अमेरिका में इटालियन माफिया का बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक नेटवर्क था। आज के टाइम पे तो अब इतना ऐसा रोल नहीं हो रह गया है, लेकिन पहले इटालियन माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ करता था यूएस के अंदर। तो वो जो माफिया होते थे वो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे होते थे, बट वो एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो लैंग्वेज फैमिली का भी मतलब है कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो किसी कॉमन एंसेस्टर से जुड़ी हुई हो, ठीक है। इसका क्या कहते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिलेगा तो संस्कृत, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं एक लैंग्वेज फैमिली का एग्जाम्पल है। संस्कृत से अलग अलग लैंग्वेज कैसे कैसे समय दर समय इवॉल्व हुई हैं, वो सब चीज़ें आगे के लेक्चर में हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल समझ सकें, ठीक है। लैंग्वेज फैमिली का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज जो कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन पूर्वज से, ठीक है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। प्रोटो लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी हुई होती है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है प्रोटो लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। प्रोटो का मतलब होता है पूर्वज, मतलब इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो। डायलेक्ट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कोई भी लैंग्वेज जो किसी लोकल एरिया में बोली जाती है, ठीक है। लैंग्वेज और डायलेक्ट में डिफरेंस ये है कि डायलेक्ट का दायरा बहुत सीमित होता है, लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी वाइड होती है। अगर एक छोटे से एरिया में एक अलग टाइप की भाषा बोली जा रही है, ठीक है, जैसे आप अंडमान एंड निकोबार में चले जाएं तो वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, या नागालैंड में चले जाएं तो नागालैंड के कुछ ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, या अरुणाचल के कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, वो अलग टाइप की कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उनको लैंग्वेज नहीं कहा जाता उनको, क्योंकि उनका बहुत बात ज़्यादा वाइडर रिकॉग्निशन नहीं होता है। तो ऐसे, ठीक है, किसी भी भाषा को हम कहते हैं डायलेक्ट, और बोली कहा जाता है इसको हिंदी में। तो भाषा और बोली में ये डिफरेंस होता है कि भाषा जो होती है उसका ज़्यादा वाइडर स्कोप होता है, और बोली जो होती है उसका स्कोप जो होता है वो काफ़ी कम या सीमित होता है, ठीक है। और एक ही लैंग्वेज से बहुत सारी डायलेक्ट्स निकल सकती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है लेकिन उससे काफ़ी सारी डायलेक्ट्स आप देखेंगे, भोजपुरी भी है और हरियाणवी भी है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हिंदी का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि हिंदी अगर आप कहेंगे तो वो एक क्या कहते हैं लैंग्वेज हो गई, और उसमें से छोटी छोटी डायलेक्ट्स जो निकली हुई हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे एरिया में बोली जाती हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि वो डायलेक्ट्स हो गई।
ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है आपको ये समझना होगा कि उससे पहले अगर आप क्लियर कट समझ गए हैं कि भाषा क्या है तो आपको स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ हम बोल के या मतलब साउंड या स्पीच के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए, आज का एक समय है जिस समय मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हो चुका है। ठीक है, इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन हो चुका है, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहते हैं आज के टाइम पे दुनिया के किसी भी कोने में जाके कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले का ये समय ऐसा नहीं था। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। तो अगर एक इंसान को एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में क्या कहते हैं कम्युनिकेट करना है, तो वो थ्रू स्पीचेस, जैसे आप आज क्या कहते हैं एक स्पोकन वर्ड में आप क्या करते हैं कि मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी स्पीचेस जो हैं वो सामने वाले को सुना देते हैं, बट पुराने समय में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। प्लस ऐसा कोई फॉर्म नहीं था जिससे आने वाले एंसेस्टर बोल रहे हैं, आने वाले जनरेशन जो हैं वो आपको समझ सकें, आपको याद रख सकें। ठीक है, तो यहाँ से एक क्या कहते हैं डिस्कवरी हुई, और वो डिस्कवरी हुई स्क्रिप्ट्स की। इंसान ने पहले बोलना सीखा, बोलने के बाद लिखना सीखा। ठीक है, अच्छा, लिखना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाली जनरेशन को आपकी लिखित चीज़ों से ही आपके जनरेशन के बारे में पता चलता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को, अपने पूरे लाइफ साइकिल को आने वाले जनरेशन्स को, ज़्यादातर जो जिस माध्यम से वो सारी चीज़ें आने वाले जनरेशन्स तक पहुंची हैं कम्युनिकेट करके, तो उसमें सबसे बड़ा ठीक है इन्वॉल्वमेंट है वो है स्क्रिप्ट का। तो स्क्रिप्ट इज़ नथिंग बट किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, राइटिंग मीडियम में परफॉर्म करने का एक सिस्टम है। ठीक, इसलिए स्क्रिप्ट का डेफिनेशन सामने लिखा हुआ है, एनी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ राइटिंग और रिटन मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वही फोकस करना पड़ेगा कि इट्स अ रिटन मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन जो लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात फिर से समझिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, लैंग्वेज वो है जो थ्रू स्पीचेस या साउंड के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है। ठीक है, लेकिन उसी लैंग्वेज को रिटन मोड में कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्क्रिप्ट। तो अगर इंडियन स्क्रिप्ट्स की आप बात करें तो इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स यहाँ पे जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इंडस हो गई, ब्राह्मी हो गई, गुप्ता हो गई, खारोष्टी हो गई, वातेलुतु हो गई, ठीक है, कादम्बा हो गई, ग्रंथा हो गई, शारदा हो गई, गुरुमुखी हो गई, देवनागरी हो गई, मोदी हो गई और उर्दू हो गई। ये 12 ठीक है एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। लेकिन इसको पढ़ने और समझने से पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ स्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी जो है वो आपकी एक लैंग्वेज है, हिंदी स्क्रिप्ट नहीं है। उस हिंदी को जो हम का खा गा घा आ ई ये सब लिखते हैं वो एक्चुअली में देवनागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, और जिन लोगों ने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा उनको याद होगा कि जब उनको हिंदी में टाइप करना रहता था तो उनको जब क्या कहते हैं लैंग्वेज बोले स्क्रिप्ट चूज़ करनी रहती थी तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट को चूज़ करके और फिर हिंदी में टाइपिंग करते थे। तो जो हमारा रिटन मोड है जो हिंदी, फिर से मैं बता रहा हूँ, हिंदी एक लैंग्वेज है लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है तो वो जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है उसको लिखने में वो देवनागरी है। सिमिलरली
इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को एक्चुअली में लिखा जाता है मॉडर्न लैटिन स्क्रिप्ट में, ठीक है। जो आप ABCDEFGH जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली में वो इंग्लिश, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो जो आप लिख रहे हैं वो एक्चुअली में उसको एक्सप्रेस करने का एक मोड है, और वो जो है, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट होते हैं। आपको अगर मैं प्रॉपरली इस चीज़ को एलेबोरेट करना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है वो स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है। तो जो हम लिखते हैं, ठीक है, लिखाई, उसी को स्क्रिप्ट कहा जाता है, और जो हम बोलते हैं वो हमारी होती है भाषा। तो आई होप आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच के डिफरेंस को समझने में आसानी हुई होगी। तो हम एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से अभी तक एज़ फॉर नाउ अभी तक कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन अराइज नहीं हुए, बट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें से चांसेस हमेशा रहते हैं कि क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। हालांकि आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर का स्फेयर बहुत सीमित है। स्फेयर सीमित होने का मतलब है कि पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा कि आर्किटेक्चर एक सबसे बड़ा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे। एक तो है आपका क्या कहते हैं, रिलीजन में जैनिज़्म बुद्धिज़्म, वहाँ से अराइज होंगे। पेंटिंग से हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट से हो सकते हैं, और इन सबसे छोटे मोटे क्वेश्चन निकलते हैं। बट क्या है कि उनमें से बहुत सारे आर्किटेक्चर से लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि थोड़ा सा जब ट्रेंड चेंज होगा तो अब मूवमेंट जो है वो इधर होगी, ठीक है, क्योंकि कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। तो अगर कल्चर से कुछ अच्छे क्वेश्चन निकालने हैं तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पे फोकस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यूपीएससी काफ़ी प्रिडिक्टेड हो जाएगी, और यूपीएससी का ऐसा ट्रेंड नहीं है कि वो अपने आप को थोड़ा प्रिडिक्टेड करके चले, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से समझते हुए चलिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है, हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया से। तो सबसे पहले अगर हम उठा के देखेंगे तो हमारे पास है इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा था, हड़प्पन कल्चर जो है, ठीक है, वो सिविलाइजेशन जो 3300 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट से चालू होके और लगभग 1300 BC में जाके फिर एक्सटिंक्ट होना चालू हो गई थी। तो इनका टाइम फेस जो था वो था 3300 से लेकर 1300 BC तक, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये जो इनका टाइम पीरियड था, इसमें इनका जो सबसे मैच्योर स्टेज माना जाता है वो माना जाता है कि 2600 BC से लेकर आपका 1600 BC तक, जिसमें उन्होंने सबसे अच्छी क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जो 3300 BC से शुरू में तो वो इवॉल्व होने में लगे, ठीक है, उन्होंने खेती किसानी थोड़ी बहुत सारी चीज़ों को सीखा, लेकिन 2600 BC तक आगे आते आते उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करना चालू कर दी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे किए, ग्रेट बाथ वगैरह, उनके ग्रेनरीज आज भी बहुत फेमस हैं। और इन सब चीज़ों का जितना भी डेवलपमेंट होना चालू हुआ वो 2600 BC के बाद ही चालू हुआ। वो सबसे मैच्योर फेज था उनका। उनका ग्रिड सिस्टम में जो उनकी सिटीज़ जो बनाई गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शनिंग इनका चालू हुआ था 26 BC के बाद। मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था तब तक, और 1600 BC तक ये बहुत तेज़ी से चला, और 1600 BC के बाद ये फिर धीरे धीरे एक्सटेंट होना चालू हो गया। 1300 BC के बाद तो फिर ये क्या कहते हैं, आगे हमको ज़्यादा इनके रिकॉर्ड मिलते ही नहीं हैं। तो उनके टाइम पे जो स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी वो स्क्रिप्ट थी इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहली लाइन जो है, दिस स्क्रिप्ट इज़ फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि इंडस स्क्रिप्ट है तो ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर वेरी शॉर्ट। बगल में आपको इमेज दी हुई है, उस इमेज में देखिए इनकी इंस्क्रिप्शन जो होती थी वो बहुत शॉर्ट होती थी। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इंडस स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि
ज़्यादातर क्या किया, पूरी इंडस स्क्रिप्ट को आप देखेंगे तो उसमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा आपको। बाय अब ये सवाल आता है कि बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूं कि बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो मान लीजिए कि कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जो एक जनरेशन या लैंग्वेज में इस्तेमाल होने के साथ साथ अगर दूसरी जनरेशन या लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको डिकोड करना, डिसाइफर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि वो जो क्या कहते हैं, लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जो इनको डिसाइफर करने में लगे हुए हैं, वो किन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इन इस इंस्क्रिप्शन को क्रैक करते होंगे, सोच के देखिएगा। जैसे सामने आपको जो इमेज दिख रही है, उस इमेज में आपको बहुत सारी अजीब-अजीब इमेजेस दिख रही होंगी, ठीक है? मैं अजीब नहीं कहूँगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, बहुत सारी अलग-अलग इमेजेस दिख रही होंगी। अब आप सोचिए कि अगर आपको इसको, ठीक है, डिसाइफर करना हो कि किसी इस इमेज का क्या मतलब है, क्या ये कोई शब्द है, कोई अल्फ़ाबेट है, या ये किसी इमेज कोई फिज़िकल इमेज को दिखा रहा है, कोई मूर्ति दिखा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये एक्चुअली में है क्या? तो इस चीज़ को आप कैसे देखिए, आपके अंदर अब परम ज्ञान तो ऐसा आ नहीं जाएगा कि आप उस टाइम पीरियड में चले जाएँगे और देख लेंगे कि हाँ, इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप लिंक कनेक्ट करेंगे, ठीक है? लिंक कैसे कनेक्ट करेंगे? ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है जिनको डिसाइफ़र किया जाता है, तो उसको डिसाइफ़र करने का तरीका ऐसा होता है कि अगर कोई पुरानी क्या कहते हैं, हमें कोई भी पुरानी अ किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट मिल जाए, ठीक है? जैसे वैदिक टाइम में जो वेद थे, वो अगर हमको मिल गए, तो हमको संस्कृत को डिसाइफ़र करने में, या वेद के टाइम पे जो चीज़ें थी, उसको डिसाइफ़र करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वेदास में जो सबसे पहली जो संस्कृत थी, जो जब से सबसे टफ़ संस्कृत मानी जाती है, जो वेदास के टाइम पे डेवलप हुई थी। संस्कृत क्या हुआ कि संस्कृत धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी लीनिएंट होती गई, आसान होती गई, समय दर समय, फेज़ दर फेज़, ठीक है? जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है? तो प्रेज़ेंट संस्कृत और ओल्डेस्ट संस्कृत जो वैदिक टाइम की थी, जो सबसे टफ़ थी, उन दोनों संस्कृत के बीच लिंक निकालने के लिए आसानी ये होती थी कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो बाइलिंगुअल होते थे, ठीक है? यानी कि देखिए, अब सबसे टफ संस्कृत से थोड़ा कम टफ संस्कृत जो बनी, तो उसमें से बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो उस संस्कृत से उठा के इस संस्कृत में भी आए होंगे। बहुत सारे नए भी जन्म लिए होंगे, बहुत सारे आए भी होंगे। तो उनको अब वैदिक संस्कृत को क्रैक करना है तो वो आसान हो गया, क्योंकि वो कई जनरेशंस से वो अल्फ़ाबेट ट्रैवल करते-करते सिंपल वाले तो यहाँ तक आ गए। तो इनका कनेक्शन वहाँ से मिल गया। तो वहाँ से फिर वो सिस्टम को क्रैक करना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे मिल गई। जो बची हुई थी उनको गेस किया गया कि हाँ, इसका मतलब ये होता होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें पता थी, तो हमारे लिए गेसिंग आसान हो गई। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए उसको डिसाइफ़र कर लिया गया, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। बट अब एक ऐसी कोई इंस्क्रिप्शन जिसका कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, ऐसी चीज़ को डिसाइफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंडस स्क्रिप्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इंडस स्क्रिप्ट में आपको डिसाइफर करना इतना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि वो बाइलिंगुअली कहीं पे अवेलेबल है ही नहीं। इनकी स्क्रिप्ट इनकी जनरेशन के साथ, मतलब जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म होना चालू हुई, ये स्क्रिप्ट भी ख़त्म हो गई। ये किसी जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल ही नहीं की स्क्रिप्ट ने, और जब ट्रैवलिंग नहीं हुई तो उसको डिकोड करना मुश्किल हो जा रहा है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसका, देखो, पहली चीज़ तो आपने समझ ली कि इसको डिसाइफर यानी डिकोड करना इतना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रैवल नहीं किए जनरेशन टू जनरेशन। अब दूसरी चीज़ यहाँ से एक और समस्या ये जनरेट होती है कि एक्चुअली में इंस्क्रिप्शन है या नहीं, इसका भी कोई कंफर्मेशन है नहीं। क्या किसी ने मस्त ज़बरदस्ती, मतलब टाइम पास करने के लिए इसको बना दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, या एक्चुअली में इसका कोई मतलब है, इस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्ड हमको जनरेशन टू जनरेशन मिला नहीं। इसलिए आपकी थर्ड जो इसमें स्लाइड में जो थर्ड पॉइंट है उसको देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जज वेदर दिस इंस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूट अ स्क्रिप्ट और नॉट, ठीक है।
4th पॉइंट पे देख लीजिए, एफर्ट्स आर स्टिल गोइंग टू डिसाइफर द इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैंने आपको अभी बता ही दिया कि इसमें कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो आई होप इंडस स्क्रिप्ट के बारे में जितनी बातें आपको जाननी चाहिए वो सब मैंने आपको समझा दी हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई डाउट होगा तो डाउट के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे, तो उसमें आप अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो सबसे पहली हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट में अगर आप जाएंगे तो इंडस स्क्रिप्ट हमको सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मूव करेंगे, देखिए सबसे एंशिएंट जो है वो तो इंडस स्क्रिप्ट ही है, उसके बाद ही आपकी वेदास और बाकी चीज़ें आई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है, वो है आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्राह्मी से निकला ब्राह्मण। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो आपकी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ वंशज जो हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के हैं, डिसेंडेंट्स। यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेज़ी से उसने ट्रैवल किया। देखो सिर्फ ओनली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही एग्जिस्ट कर रही थी, 2-3 स्क्रिप्ट थी जो उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। सबसे पहले तो अगर आप मान लें तो एक तो ब्राह्मी हो गई, एक हम आगे और पढ़ेंगे खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है, जो कि क्या कहते हैं, आपको मैंने गांधार आर्ट पढ़ाया था जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास जो आर्ट फॉर्म बहुत डेवलप हुआ था, जिस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था इस बार। बुद्धा के गांधार आर्ट में बुद्धा को किस तरह से, ठीक है, पूरा क्या कहते हैं, सजाया जाता है। तो गांधार जो एरिया है वहाँ पे खारोष्टी स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी। तो ब्राह्मी हो गई, खारोष्टी हो गई, उस इसी तरह से एक और स्क्रिप्ट जो उस समय डेवलप हो रही थी वो थी आपकी अरेबिक, जो पर्शिया के साथ मिलके पर्शो अरेबिक बन गई और जहाँ से उर्दू निकल के आई है, ठीक है। तो ब्राह्मी इज़ नॉट दी ओनली स्क्रिप्ट जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस समय तेज़ी से फैल रही थी, और भी स्क्रिप्ट उसके साथ साइमल्टेनियसली चल रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से धीरे धीरे डेवलप हुई। देवनागरी भी हुई है, ठीक है, और क्योंकि संस्कृत जननी है, संस्कृत तो ब्राह्मी से ही हुई है, तो क्या कहते हैं, देवनागरी भी हुई है, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो शारदा स्क्रिप्ट हो गई, गुरुमुखी हो गई, ठीक है। सब टाइप के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसेंडेंट्स हैं किसकी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। तो चलिए ब्राह्मी की बात करते हैं। इमेज में देखिए, ये है आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसके बारे में आपको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट इमेज जो है वो एक जस्ट इलस्ट्रेशन है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसी होती थी। सेकंड इमेज जो है जो कि अशोकन पिलर में, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्राफ्ट है, ठीक है, या कहेंगे कि कार्व्ड है। तो क्या कहते हैं, ब्राह्मी इज़ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम यूज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एशिया, जैसा कि हमने बात किया था। इसका टाइम पीरियड देखिएगा तो ये है 4th to 3rd सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी सी, ये इसका टाइम पीरियड था जो जिस टाइम पे इसका सबसे मेजर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का सबसे पीक टाइम, अच्छा उसमें से सबसे ज़्यादा पीक टाइम अगर आप देखेंगे तो वो 3rd सेंचुरी BC का है। बट ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 4th सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी सी तक का, वो जो टाइम पीरियड है, इसमें ये पूरे फेज़ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो तेज़ी से फैली, बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। उसके नीचे की लाइन अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 198 अदर स्क्रिप्ट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो आपको ये भी समझना होगा कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये समय दर समय इनमें इतना चेंजेस कैसे आया, ठीक है। आखिर जब ब्राह्मी थी तो ब्राह्मी से फिर धीरे धीरे आज आज के समय में हम देवनागरी देख रहे हैं, देवनागरी कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो ये आपको समझना होगा कि इंसान जो होता है वो अपने सहूलियत के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो होता ये है कि चीज़ें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप भोजपुरी सुनिए,
मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है आपके लिए समझना। आप भोजपुरी सुनिए, या आप पंजाबी सुनिए, या आप हरियाणवी सुनिए, ठीक है। मैं बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, अलग हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप भोजपुरी ले लीजिए, हरियाणवी ले लीजिए, आप पंजाबी ले लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका हिंदी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, हिंदी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। एक को हिंदी लैंग्वेज समझने वाले को भोजपुरी समझने में बहुत मुश्किल नहीं होती, ना ही पंजाबी समझने में बहुत मुश्किल नहीं होती। वो ये तो हमारे क्या कहते हैं, कोचिंग में जितनी भी लड़कियां सब पंजाबी गानों की फ़ैन है, तो पंजाबी सुनने में भी क्या कहते हैं, समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हरियाणवी समझने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इवन राजस्थानी समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, अब आप तमिल तेलुगु की बात करें तो वो अलग हो जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वहाँ पे एक अलग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। तो हाँ, लेकिन एक तमिल पर्सन को तेलुगु समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मलयालम समझने में शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लैंग्वेजेस आपस में जो होती हैं वो मैच करती हैं। सिमिलरली जैसे हमने बात किया कि नॉर्दर्न इंडिया में भोजपुरी जो है हिंदी के साथ सारी लैंग्वेजेस जो हैं भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, ये आपस में मैच करती हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये डायलेक्ट्स या ये लैंग्वेज कैसे, ठीक है, इवॉल्व हुई। ये ऐसे इवॉल्व हुई कि जो एरर था, समझिएगा, जो एरर था उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से उसी को सही बना लिया गया और ऐसे जन्म हो गया नई लैंग्वेज का, ठीक है। ये सिमिलरली उसी तरह है जैसे अमेरिकन इंग्लिश और क्या कहते हैं आपकी ब्रिटिश इंग्लिश के बीच का डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो क्या कहते हैं, सबसे पहले डेवलप हुई थी। अगर आज प्रेजेंट एरा में देखेंगे यूएस और अमेरिका के सॉरी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, तो ब्रिटिश इंग्लिश सबसे पहले डेवलप हुई, कॉलोनाइजेशन चालू हुआ, फिर धीरे से एक आपका क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री बन के उभरा। लेकिन ऐसे बहुत, अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश लोग थे, ठीक है। इंडियाना के पीपल थे, मैक्सिकन थे, ठीक है, कैनेडियन थे, ये सब आके धीरे धीरे, अब उस समय तो बहुत सारी कंट्रीज नहीं बनी थी, बट जैसे स्पेन की कॉलोनी थी पूरी, पहले लैटिन अमेरिका में चले जाइए तो ज़्यादातर स्पेन की कॉलोनी थी। अब वहाँ से ज़्यादातर अफ्रीका इंडिया वगैरह से मजदूर लेके जाए गए थे, जो वहाँ पे मजदूरी का काम करते थे। अब कंट्रीज फ्री हुई तो ये सब अब वहाँ पे रहना चालू किए, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वहाँ पे उनसे एरर होने लगे। उन एरर्स को उन्होंने, ठीक है, एक लीगल फॉर्म ही दे दिया कि ये हमारी नई टाइप की इंग्लिश है, इसको हम कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश। उसी तरह से लैंग्वेजेस में क्या हुआ कि अब मान लीजिए फॉर फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में हिंदी बोली तो जाती थी लेकिन उतनी प्रॉपर नहीं बोली जाती थी, बहुत सारे एरर्स होते थे। तो वो जो एरर होते थे, तो वो एरर होते 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 होते, ठीक है, एक नई लैंग्वेज ही डेवलप हो गई। उस एरर को उन्होंने, ठीक है, मतलब गलती को उन्होंने सुधार लिया, सुधारा नहीं, गलती को ही सही मान लिया। तो इस तरह से नई लैंग्वेज ही इवॉल्व हो गई। तो होता ये है कि इसी तरह से तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये चलती हुई आई और नए लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे लैंग्वेज पे इवॉल्व होती गई समय के साथ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मुश्किल होती थी तो इंसान ने उसका सरल फॉर्म ढूंढ लिया, तो ढूंढ लिया, तो धीरे धीरे वो सरल फॉर्म जो था वो ओरिजिनल को रिप्लेस करता चला गया, और वो पुरानी लैंग्वेज जो थी या स्क्रिप्ट जो थी वो क्या हो गई। देखिए मैं आपको लैंग्वेज का एग्जांपल दे रहा हूँ, यही सेम एग्जांपल स्क्रिप्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो वो हुआ क्या कि वो जो पुरानी स्क्रिप्ट थी जो ज़्यादा टफर थी वो एक्सटेंट होने के कगार पे आ गई, उसकी जगह नई जगह ले ली नई स्क्रिप्ट ने। तो यहाँ से चेंजेस जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन आते गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाली जनरेशन में हम जो आज जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या आज जो लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो ना रहे, वो भी चेंज हो जाए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय यानी 50-100 साल बाद, ठीक है, लोग
साइन लैंग्वेज में ज़्यादा बात करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तब तक तो हम लोग रहेंगे भी नहीं और हमें पता भी नहीं। तो फ़िलहाल तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो हमने, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक, अगर आप फोर्थ फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो नीचे मैंने इमेज में ऑलरेडी बता दिया कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो नीचे वाला रॉक कट आपका एडिक्ट है अशोका के टाइम का, अशोकन पिलर, उसमें ये काफ थी, ठीक है। इसको यूजुअली लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, मतलब प्रेजेंट जो हमारा राइटिंग सिस्टम है हम लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं, एक्सेप्ट उर्दू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उर्दू जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, बट अभी जो हमारा, या हम बेसिक हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो ये हम राइट टू लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो ये ब्राह्मी जो है वो लेफ़्ट टू राइट सिस्टम में ही लिखी जाती थी, जिस सिस्टम में हम चलते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की लाइन सिंपली जो मैंने आपको कहा पहले ही बता दिया है कि ज़्यादातर इंडियन स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ब्राह्मी से ही डेवलप हुई हैं। देवनागरी हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली एक्सेट्रा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मी इज़ एन अबूजिडा, ठीक है। तो अब ये आपको समझना होगा कि अबूजिडा क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आपको अबूजिडा का मतलब होता है कि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो पता है, ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवेल्स हैं, बाकी सारे जो हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में स्वर और व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो स्वर जो हैं वो आ ई, ठीक है, ऊ ये सब, और व्यंजन जो है वो का खा गा घा, ये सब चीज़ें हैं। तो अबूजिडा का मतलब ये होता है कि अबूजिडा एक ऐसी क्या कहते हैं स्पेशल राइट स्क्रिप्ट टेक्निक होती है जिसमें वोवेल जो होता है वो सेकेंडरी होता है, कॉन्सोनेंट के साथ इसको अटैच करके लिखा जाता है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में फॉर एग्जांपल आई लिखना हो तो आप लिखेंगे ए वाई ई, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वॉवेल्स को अलग अलग लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी में कोई लिखना है फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि का आपने अलग लिखा, ओ आपने अलग लिखा, ई आपने अलग लिखा, नहीं। आप कैसे कोई लिखते हैं, आप को का बनाते हैं और उसके ऊपर आप मात्रा लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ई आप लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो उसमें एक कॉन्सोनेंट, ये जिसको व्यंजन कहा जाता है, तो उसमें है का, ठीक है, और आपका ओ जो है वो आपका क्या है, आपका स्वर है, यानी कि वॉवेल है। तो आपका प्लस ओ, ठीक है, ऐसा होगा। बट जब आप ओरिजिनली इसको लिखेंगे तो आप का के साथ ही इसको अटैच करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसको कहा जाता है अबूजिडा टेक्निक, ठीक है। हम हमेशा से इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आप समझ लीजिए, ब्राह्मी जो है वो अबूजिडा टेक्निक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अबूजिडा टेक्निक क्या होती है, जिसमें आपके कॉन्सोनेंट जो होता है उसके साथ जो वॉवेल होता है उसको अटैच करके लिखा जाता है, यानी व्यंजन के साथ स्वर को अटैच करके लिखा जाता है, सेपरेटली नहीं लिखा जाता। जैसे इंग्लिश का मैंने एग्जांपल पहले आपको दिया, इंग्लिश में सेपरेटली लिखा जाता है, बट आप अगर अपने देवनागरी यानी हिंदी की बात करेंगे, हिंदी लैंग्वेज में देवनागरी स्क्रिप्ट की, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कॉन्सोनेंट को, वॉवेल को कॉन्सोनेंट के साथ अटैच करके लिखा जाता है, वही होता है अबूजिडा टेक्निक, ठीक है। अच्छा, लास्ट लाइन ये आपकी कहती है कि बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो क्या कहते हैं आपकी इंडस स्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में तीर चलाया है, इसके पीछे बहुत सारी सच्चाई। दरअसल जब इंडो आर्यंस आए थे, और इंडो आर्यंस आए थे तब लेट हड़प्पन पीरियड या लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड था, यानी कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बस एक्सटिंक्ट होने वाली थी, और उस समय इंडो आर्यंस का अराइवल हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गई, और इंडो आर्यन जो सिविलाइजेशन है वो मूव होना चालू हुई, और जो भी बचे खुचे हड़प्पन थे वो इंडो आर्यन के साथ मिक्स होकर इंडो आर्यन सिविलाइजेशन
की तरफ ही चल दिए और फिर उनको ट्रैक डाउन करना बहुत मुश्किल हो गया, ट्रेस करना मुश्किल हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी ये क्या कहते हैं, इंडो आर्यन जो थे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, इनके मिलने के बाद ये एक हाइब्रिड सिस्टम जो डेवलप हुआ, वो सिस्टम जो था उसने जन्म दिया आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो यानी कि वो इंडस स्क्रिप्ट से मिली हुई, ठीक है, उसी से इन्फ्लुएंस ये नई स्क्रिप्ट है। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक प्रूफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का तथ्य है, लेकिन कई स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट भी करते हैं। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं भी नहीं। तो देखते हैं नियर फ्यूचर कोई अगर स्ट्रॉन्ग थ्योरी निकल के आती है, तब तक तो हम यही मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि इसका जुड़ाव इंडस से है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो आती है वो आती है गुप्ता स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले हमने अगर आप आर्किटेक्चर याद करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने मौर्यन फेस पढ़ा था, उसके बाद हमने गुप्ता फेस पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए, सबसे पहले आपने इंडस स्क्रिप्ट देखा, उसके बाद आपने ब्राह्मी देखा। ब्राह्मी में मौर्यन लोगों द्वारा ज़्यादातर यूज़ होता था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोकन पिलर की हमने बात ही की है इसमें। उसके बाद जो टाइम पीरियड आया गुप्ता का आया, और गुप्ता के टाइम पीरियड में एक नई स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप हुई, वो थी गुप्ता स्क्रिप्ट। अच्छा देखिए, गुप्ता स्क्रिप्ट को एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना तो उसको ना लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट या गुप्ता ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी से ही इन्फ्लुएंस होके ये नई स्क्रिप्ट बनी थी, जिसकी ब्राह्मी से सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू गुप्ता एम्पायर। बगल में आपकी इमेज दी हुई है, देख लीजिए, समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ समझ में तो आना नहीं है, फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हुआ करता था। तो ये गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करती है। ठीक है, इट वाज यूज्ड टू राइट संस्कृत, इसको संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, संस्कृत का जो अराइवल है वो क्या कहते हैं आपके, वो ओल्ड इंडो आर्यन के साथ ही आ गया था, वैदिक पीरियड के साथ ही आ गया था। तो वो जो संस्कृत थी वो वहाँ से ट्रैवल होते होते, वैदिक टाइम से ट्रैवल होते होते गुप्ता टाइम तक भी पहुँची। गुप्ता टाइम में संस्कृत का बहुत प्रोमिनेंट यूज़ होता था महाकाव्य और खंड काव्य वगैरह में, जो पोइट्रीज़ वगैरह लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये जो गुप्ता स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया, गुप्ता स्क्रिप्ट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्राह्मी, जो तीसरी लाइन कहती है, तो इसको नए तरीके से समझाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद की लाइन देखते हैं, गुप्ता स्क्रिप्ट गेव राइज टू नागरी। ठीक है, नागरी मतलब वही लेटर में जो देवनागरी जो हम प्रेजेंट में हिंदी लिखते हैं, तो वो लेटर में देवनागरी को जन्म दिया इसने। शारदा स्क्रिप्ट को इसने जन्म दिया, शारदा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सिद्धम स्क्रिप्ट को इसने जन्म दिया। ठीक है, सिद्धम वो स्क्रिप्ट है जिससे बाद में बंगाली, मैथिली, ये सब स्क्रिप्ट्स जो हैं वो उनका जन्म हुआ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। पहले ही हमारी बात हो गई कि इसको गुप्ता ब्राह्मी, ब्राह्मी गुप्ता और लेट ब्राह्मी दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंटल फेज था फर्स्ट सेंचुरी सी। ठीक है, यानी कि करंट एरा की हम बात करें, यानी कि एडी की बात करें। मैंने एडी और बीसी में आपको डिफरेंस बताया था, ये भी बताया था कि बीसी को ही बीसी ही कहा जाता है और एडी को ही सी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसका जो सबसे डेवलपमेंटल फेज था वो था फर्स्ट सेंचुरी सी। टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है इस स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड लगभग लगभग वही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम, जो है खारोष्ठी स्क्रिप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका ब्राह्मी से कोई लेना देना नहीं, ये एक अलग स्क्रिप्ट थी जो डेवलप हुई। ठीक है, तो मैंने पहले ही इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, पहले आप इस इमेज को देख लीजिए। हालांकि जितनी भी आप इमेज देखते आएंगे सब में लगेगा कि एक ही टाइप की है, समझ में तो आ नहीं रहा है ऐसे ये इमेजेस, फिर भी देख लो, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ पहले कुछ ऐसा हुआ करता था। तो खारोष्ठी की अगर आप बात करें तो खारोष्ठी स्क्रिप्ट जो है उसका टाइम पीरियड थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक माना गया है। ठीक है, यानी कि थर्ड सेंचुरी बीसी से ये इसने जन्म लिया, थर्ड सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी आई, सेकंड सेंचुरी से फर्स्ट सेंचुरी आई, उसके बाद फिर से फर्स्ट सेंचुरी एडी गई, सेकंड सेंचुरी एडी गई और थर्ड सेंचुरी एडी तक गई है ये।
ठीक है। लगभग आपका 600 सालों तक इस स्क्रिप्ट ने अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा। कहाँ पे यूज़ होती थी ये? एंशियंट गंधार में यूज़ होती थी, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में आता है। गंधार, वापस नितिन सिंघानिया उठा के गंधार आर्ट पढ़ लेना, आपको एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही इस पे बात की है। गांधार आर्ट, गांधार जो एरिया है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में जो बहुत बड़ा एरिया है वो गांधार का एरिया आता था पहले के टाइम में। ठीक है, इसको यूज किया जाता था गांधारी, प्राकृत और संस्कृत को लिखने में। देखिए प्राकृत जो है वो भी संस्कृत से निकली हुई ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो संस्कृत को थोड़ा सा आसान कर दिया गया तो प्राकृत बन गई थी। थोड़ा सा पहले के टाइम पे जो संस्कृत थी वो, हालांकि वैदिक टाइम पे तो, ऋग्वेदा के टाइम पे तो सब ने लगभग बोली, लेकिन उसके बाद फिर समय दर समय आया तो ये जो ब्राह्मणों का विकास हुआ, तो इस विकास के बाद हुआ ये कि क्या कहते हैं, जो उच्च कुल ब्राह्मण हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, वैदिक संस्कृत बोला करते थे। और जो महिलाएं होती थी या शूद्र और वैश्य लोग होते थे, वो लोग क्या कहते हैं, इतनी खतरनाक संस्कृत में पारंगत नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मतलब ना वो चतुर्वेदी हुआ करते थे ना द्विवेदी हुआ करते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण में होते हैं कि जिनको चारों वेदों का ज्ञान, वो चतुर्वेदी, तो वो इतने पारंगत नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने नई टाइप की संस्कृत को जन्म दिया, और वो संस्कृत थी प्राकृत, जो कि ओरिजिनल संस्कृत से थोड़ा सा सिंपल थी। तो वही बता रहा है कि ये स्क्रिप्ट जो है खारोष्टी, ठीक है, उसको गांधारी, अब प्राकृत में भी देखिए एक अलग टाइप की प्राकृत जो इवॉल्व हुई गांधार के एरिया में, वो थी गांधारी प्राकृत। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से निकल के आती हैं कि हर किसी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से लैंग्वेज को क्या किया है, अपने तरीके से, ठीक है, डिस्टॉर्ट कर दिया या इवॉल्व कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे गांधारी प्राकृत बोली जाती थी, तो वो गांधारी प्राकृत और संस्कृत को लिखने में इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। ठीक है, खारोस्ती भी एक अबुजिडा है, जो लाइक ब्राह्मी, मतलब इसमें भी जो क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं, उनको वॉवेल्स के साथ, ठीक है, स्वर के साथ सब्जुगेट करके लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, खारोष्टी के जो न्यूमरल्स थे वो रोमन न्यूमरल्स, जैसे ये रोमन नंबर्स आपको याद हैं, फर्स्ट 9 ऐसे लिखा जाता है, 10 ऐसे लिखा जाता है। वैसे खारोष्टी के भी जो न्यूमरल्स थे ना, वो क्या कहते हैं, रोमन न्यूमरल्स जैसे ही थे लगभग लगभग देखने में। देखो इसके साथ सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये एकमात्र ऐसा है जो इसमें आपको ये मिलेगा कि ये लेफ़्ट टू राइट भी लिखा जाता था और राइट टू लेफ़्ट भी कई कई जगह पे देखा गया है कि क्या कहते हैं, मोस्टली इसको राइट टू लेफ़्ट ही लिखा गया है, लेकिन कई जगह पे ये लेफ़्ट टू राइट में भी लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल था। लेकिन ये ट्रेस नहीं कर पाए कि किस टाइम पे लेफ़्ट टू राइट लिखना ज़रूरी है और किस टाइम पे राइट टू लेफ़्ट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका पैटर्न नहीं था, बाकी स्क्रिप्ट की तरह इसका ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। नेक्स्ट स्क्रिप्ट आ जाइए, आपकी है वाते लुतु स्क्रिप्ट। ठीक है, ये देखिए ब्राह्मी जो है वो ना दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ब्राह्मी जो है वो स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो फैली, लेकिन ब्राह्मी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक थी नॉर्दर्न ब्राह्मी, एक थी साउदर्न ब्राह्मी। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्राह्मी से जो स्क्रिप्ट निकलना चालू हुई वो क्या कहते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, गुरुमुखी हो गई, देवनागरी हो गई। ठीक है, और ये सब जो हैं ये नॉर्दर्न ब्राह्मी से ये सारी स्क्रिप्ट निकल के आई। साउदर्न ब्राह्मी से जितनी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड स्क्रिप्ट है, साउदर्न ब्राह्मी में सबसे पुरानी और मानी जाती है तमिल स्क्रिप्ट। ठीक है, तमिल स्क्रिप्ट नहीं, देखिए तमिल स्क्रिप्ट तो नई वाली है, एक्चुअली में तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पुरानी मानी जाती है। तो वो जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इवॉल्व हुई थी साउदर्न ब्राह्मी से, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई थी, उसको हम देखते हुए चलेंगे। उसी में से एक है वाते लुतु स्क्रिप्ट। इमेज देख लीजिए एक बार, इस टाइप की कुछ स्क्रिप्ट होती थी जिसमें आपको एक भी अल्फ़ाबेट समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, बट ऐसा है।
ठीक है। तो चलिए देखते हुए चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन अबूजिडा सिस्टम, ठीक है, विच ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। तो अबूजिडा मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, अब बताने का मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अबूजिडा का कहने का मतलब क्या है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम साउदर्न ब्राह्मी, अभी जस्ट आपसे बात हुई इस बारे में, ठीक है। इट वॉज द स्क्रिप्ट ऑफ साउथ इंडिया, आपसे अभी बात हो गई, ठीक है। इट वॉज यूज्ड इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट तमिलनाडु, केरला एंड श्रीलंका फॉर राइटिंग तमिल एंड मलयालम, ठीक है। तमिल और मलयालम को लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु में, केरला में और श्रीलंका में। श्रीलंका में याद रखिएगा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है सान्हाली, ठीक है। लेटर इसी से निकल के आई। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वातेलुतु भी टफ होने लगी तो वहाँ से ना क्या कहते हैं एक नई स्क्रिप्ट ने जन्म लिया, वो थी तमिल स्क्रिप्ट। तमिल स्क्रिप्ट आज भी चल रही है तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु छोड़िए, तमिल को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है वो तमिल स्क्रिप्ट है, ठीक है। और तमिल स्क्रिप्ट जो है वो एडवांस्ड वातेलुतु स्क्रिप्ट है, ठीक है। वातेलुतु जो है वो थोड़ी टफ हुआ करती थी, उसको थोड़ा सा आसान बना दिया गया। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं जो कह रहा है, लेटर इट गिव राइज टू तमिल स्क्रिप्ट विच इज़ यूज प्रेजेंटली। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 4th सेंचुरी कॉमन एरा, यानी कि एडी से लेकर 9th सेंचुरी कॉमन एरा यानी कि एडी, ठीक है। 9th और 10th सेंचुरी में इसको रिप्लेस कर दिया किसने? तमिल स्क्रिप्ट ने। जैसा कि हमने अभी बात कर ली कि तमिल स्क्रिप्ट इसका सिंपलर वर्जन था और तमिल स्क्रिप्ट आज भी चल रही है प्रेजेंट में भी। तो तमिल स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो तमिल स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड जो है वो 10th सेंचुरी से लेकर टिल प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कादम्बा स्क्रिप्ट, ठीक है। कहाँ से कादम्बा, कहाँ से कन्नड़? तो ये एक बार इमेज देख लीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए अब बात करते हैं, कन्नड़ जो है वो कादम्बा स्क्रिप्ट से निकली है, ठीक है। कादम्बा स्क्रिप्ट को ओल्ड कन्नड़ स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही जन्मी है? हाँ, जाहिर सी बात है, ये भी साउदर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ही डिसेंडेंट है, ठीक है। कादम्बा डायनेस्टी जो थी उन्होंने इस स्क्रिप्ट को जन्म दिया था, जो कि 4th से 6th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, ये डायनेस्टी थी। फ्यूचर में, ठीक है, देखो कादम्बा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो डायनेस्टी थी ये एक्चुअली में जो प्रेजेंट कर्नाटक है और जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश है तो वहाँ तक फैली हुई थी। तो ये जो कादम्बा स्क्रिप्ट थी इसका रीच जो था वो कन्नड़ मतलब सॉरी प्रेजेंट कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरा फैला हुआ था, ठीक है। और इसी के अंदर से 2 स्क्रिप्ट निकली, एक थी कन्नड़, दूसरी थी तेलुगु, ठीक। तो तेलुगु का भी अगर कोई पेरेंट स्क्रिप्ट है तो वो है कादम्बा, और कादम्बा के पेरेंट स्क्रिप्ट तो सबके दादाजी एक ही हैं, ब्राह्मी। तो वो ब्राह्मी, जैसा कि नेक्स्ट लाइन कह रही थी कि ये साउदर्न ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई है, ये भी उसकी डिसेंडेंट है। और अगर इसकी बात करें तो फ्यूचर में इसी स्क्रिप्ट से कन्नड़ और तेलुगु स्क्रिप्ट निकली हुई और इसको यूज़ किया जाता था संस्कृत और कन्नड़ लिखने के लिए। तो क से कादम्बा, क से कन्नड़, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और वातेलुतु जो है तो वो तो अब लुत्तु जुड़ा हुआ है तो वहीं से समझ जाओ कि ये तमिल के एरिया का रहेगा, ठीक है। गुप्ता जैसा नाम से फेमस है तो गुप्ता एम्पायर का रहा होगा, ठीक है। ब्राह्मी जो है तो वो तो अब ब्राह्मी का इतना जिक्र आएगा कि ब्राह्मी अपने आप याद हो जाएगी। और इंडस तो नाम से समझ में आ रहा है। तो अभी तक आपने जितनी स्क्रिप्ट पढ़ी वो इतनी मुश्किल तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। टाइम पीरियड एक छोटा मोटा क्या कहते हैं आपके जानकारी में होना चाहिए। यूपीएससी कभी आपको टाइम पीरियड नहीं पूछेगा कि इस स्क्रिप्ट का टाइम पीरियड बताओ। यूपीएससी से आप किस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं? यूपीएससी से अगर आप करेंगे तो जैसे मान लीजिए इन स्क्रिप्ट से कोई क्वेश्चन उठा के देगा तो जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया कि कादम्बा स्क्रिप्ट किससे जुड़ी हुई थी, या इससे कौन सी क्या कहते हैं स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, या किस रीजन में बोली जाती थी, ऐसा कुछ, ठीक है। यूपीएससी आपको रटाएगा नहीं कि आप टाइम पीरियड बताओ कि 4th सेंचुरी था कि 3rd सेंचुरी था, फिर भी आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा कुछ दे दिया कि
ब्राह्मी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, 2-3 का दे दिया और बताइए 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, जैसा हम अपने टेस्ट में देते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइम पीरियड पे उतना फोकस कभी मत करना, ठीक। और हाँ, ये जानकारी होनी चाहिए कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ किस किस रीजन में फेमस थी, कौन कौन सी भाषा उसके साथ जुड़ी हुई थी, कैसे वो इवॉल्व हुई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, ग्रंथा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये भी तमिलनाडु और केरला के आसपास आपको मिलती है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी, ठीक है। 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी आपका ग्रंथा स्क्रिप्ट सी आएगा, सी यानी कि कॉमन एरा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, ये सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 6th सेंचुरी का मतलब भी आप समझ लें, देखो अभी 2020 चल रहा है और अभी 21st सेंचुरी चल रही है, सेंचुरी जो है वो एक आगे ही चलती है। तो अगर 20th सेंचुरी की बात हो रही होगी तो ये 1900 की बात हो रही होगी, ग्रंथा स्क्रिप्ट की बात अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तब तक कहीं ना कहीं यूज़ हुई है, और ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आज भी साउथ में ऐसे बहुत सारे वैदिक स्कूल हैं जो आज भी ग्रंथा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उनका कहना गलत नहीं। तो 6th सेंचुरी से लेकर 20वीं सदी तक ये ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है ये रही है। अभी काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस कम हो गया है, गिनती चुनती के 4 ही क्या कहते हैं 4-10 ही वैदिक स्कूल बचे हैं, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, सोच के देखिए। तो चलिए एक नज़र इमेज में डाल लीजिए, इमेज में नज़र डाल चुके हों तो फिर चलिए बात करते हैं तमिलनाडु और केरला, ठीक है। ये रीजन में इसका यूज़ होता था संस्कृत और मनी प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज को लिखने के लिए। मनी प्रॉब्लम कौन सी लैंग्वेज है, मनी प्रॉब्लम वो लैंग्वेज है जिसने आगे चल के मलयालम को, ठीक है, जन्म दिया। मनी प्रॉब्लम जो है वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज थी, ठीक है। ये हाइब्रिड लैंग्वेज थी तमिल और क्या कहते हैं जो उस समय तमिल और उसके आसपास के रीजन में दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, इन्होंने मिलके एक नई लैंग्वेज को जन्म दिया और वो लैंग्वेज बन गई मलयालम, ठीक है। मलयालम से पहले वो बनी थी मनी प्रॉब्लम, ठीक है, और वहाँ से धीरे धीरे उसने मलयालम बना दी। तो ये केरला और तमिलनाडु में यूज़ होता था संस्कृत और मानी प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज के लिए। मानी प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे अब। मानी प्रॉब्लम वही लैंग्वेज है जो जिसने मलयालम लैंग्वेज को जन्म दिया, जो आज के टाइम पे केरला में बहुत प्रोमिनेंट है। फिर जैसा कि मैंने 20th सेंचुरी में ही बता दिया था, तो ट्रेडिशनल वैदिक स्कूल आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में भी, ठीक है। लेकिन अब 20th सेंचुरी में हमने इसको इसलिए रोक दिया क्योंकि अब ये गिनती के बहुत कम ही रह गए हैं। कौन जाता है आज के टाइम पे पुरानी चीज़ें गुरुकुल चीज़ों को सीखने। ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकली हुई है। तो अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आप देखेंगे तो जब हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ा कुछ देर पहले, तो हमने उसमें देखा कि 198 अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो ब्राह्मी सॉरी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं। तो बहुत सारे ब्राह्मी के डिसेंडेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मलयालम स्क्रिप्ट और सिन्हाला अल्फ़ाबेट या सिन्हाला स्क्रिप्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो वो ग्रंथा के डिसेंडेंट है, और ग्रंथा जो है वो ब्राह्मी का डिसेंडेंट है, ब्राह्मी में भी पर्टिकुलर साउदर्न ब्राह्मी का, ठीक है। तो सिन्हाला कौन है, वो सिन्हाला लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका में जो बोली जाती है, ठीक है। तो मलयालम और सिन्हाला, तो ये थी ग्रंथा स्क्रिप्ट यानी कि ग्रंथ स्क्रिप्ट इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आप, शारदा स्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक बार इमेज आप देख लीजिए। आप इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप अगर का देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हिंदी में आप का लिखते हैं लगभग वैसा ही है। गा भी आपको सिमिलर, घा भी सिमिलर ही मिलेगा। तो अब देखो ये जो है शारदा स्क्रिप्ट, ये एक्चुअली में कश्मीर और उसके आसपास, जो प्रेजेंट कश्मीर है उसके आसपास इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये भी अबूजिडा है और ये भी डिसेंडेंट ऑफ ब्राह्मिक है, जैसा कि सेकंड पॉइंट आपका बताता है। तो अबूजिडा जो है उसका मतलब ही बड़ा सिंपल सा है कि
हमने कई बार डिस्कस कर लिया, अब इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये ब्राह्मी से निकली हुई है तो उस पर भी डिस्कस करने का अब कोई मतलब नहीं है। इसको ये डेवलप हुई थी 8th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको टाइम पीरियड याद रखने में बहुत मुश्किल हो रही हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो बात को समझना। बीसी तक जो था वो क्या कहते हैं, पुराना एरा था। और ये जितनी भी हैं शारदा, गुरुमुखी, ठीक है, ये सब आप जैसे गुरुमुखी जो है, जो हम आगे पढ़ेंगे, गुरुमुखी भी क्या कहते हैं, पंजाबियों द्वारा लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट थी पंजाबी को लिखने के लिए। तो बीसी के टाइम पे तो पंजाबी इवॉल्व नहीं हुए थे, वो सब चीज़ें तो समय के बाद आई। काश्मीरी उस समय इवॉल्व नहीं हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये अब करंट एरा के बाद के लोग होंगे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट जो है वो करंट एरा के बाद की होंगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अगर आप चलेंगे तो ये डेवलप हुई थी 8th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। इसको संस्कृत और काश्मीरी लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। प्रेजेंट में इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। इसको काश्मीरी पंडित ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेरेमनीज़ वगैरह में, समारोह वगैरह, शादी ब्याह हो गया, ये सब हो गया तो अब वहीं पे इस्तेमाल होती है। नहीं तो बाकी ये भी जो शारदा स्क्रिप्ट है, शारदा या शारदा, SH या SA दोनों कहा जाता है इसको, तो ये जो है ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप आ जाइए स्क्रिप्ट पे, तो जैसे मैंने बताया गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये। और ये आप देखिए, ये आपको गुरुद्वारों वगैरह के बाहर लिखा हुआ इस क्या कहते हैं स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये डेवलप हुई है शारदा स्क्रिप्ट। शारदा स्क्रिप्ट जो अभी हमने जस्ट पढ़ा काश्मीरी, ठीक है, क्या कहते हैं, रीजन के आसपास और कश्मीर से आगे निकल आई है तो पंजाब, तो ये वहाँ से लोगों से माइग्रेट होते होते ये स्क्रिप्ट यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको फर्दर डेवलप कर दिया, तो वो डेवलप हो गई, कौन सी स्क्रिप्ट बन गई, वो बन गई गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब गुरुमुखी स्क्रिप्ट है तो जाहिर सी बात है, मतलब ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ही डिसेंडेंट होगी। तो इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम शारदा स्क्रिप्ट। ब्राह्मी की इसलिए भी होगी क्योंकि शारदा खुद ब्राह्मी की है, तो भाई ब्लड लाइन तो मिल गई। तो इट इज़ डेवलप फ्रॉम शारदा स्क्रिप्ट। 16th सेंचुरी में गुरु अंगद, ठीक है, जी ने इसको क्या किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है, इसको ऑल स्टैंडर्ड बनाया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो बहुत ही पवित्र किताब मानी जाती है, ठीक है, पंजाबियों की, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो वो भी इसी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ठीक है। और इसको हिंदू और सिख द्वारा इस्तेमाल किया जाता था पंजाबी लैंग्वेज को लिखने के लिए। पंजाबी एक लैंग्वेज है और जिस स्क्रिप्ट में वो लिखी जाती है वो गुरुमुखी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे फेमस आपका देवनागरी स्क्रिप्ट, इसके बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। पहले इसको नागरी स्क्रिप्ट कहा जाता था, नागरी से ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और चेंजेस आए और ये बन गई देवनागरी, ठीक है। देवनागरी देखिए, ऊपर आपके आ ई ई, नीचे का खा खा, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो हिंदी, मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रखना, हिंदी जो है वो लैंग्वेज है और उसको जो जिस लिखा जाता है, जिस सिस्टम के द्वारा, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो एक्चुअली में उसको कहा जाता है स्क्रिप्ट, लिपि, ठीक है। और वो जो है वो है आपका देवनागरी। तो अब आ जाइए, इसको लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है तो इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अबूजिडा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिख के दिखाओ, वे जा रहे हैं, वाह अलग लिखो, ए अलग लिखो, नहीं कर सकते, वो वाह के ऊपर मात्रा लगा के ही लिखोगे। तो यही है अबूजिडा, जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इंडिया और नेपाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ओवर 120 लैंग्वेजेस। इंडिया के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। भारत एक ऐसा देश है, अच्छा ऐसा नहीं है कि भारत में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज अगर आप क्या कहते हैं देखेंगे, तो आपका सबसे ज़्यादा लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है, मैंने स्लाइड बनाई है, तब मैं उस समय डिस्कस करूँगा आपके साथ। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, 800 से ज़्यादा लगभग, और उसके बाद इंडिया आता है जिसमें 700 से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, हाँ, अगर पापुआ न्यू गुइना जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 800 से ज़्यादा। उसके बाद इंडिया आता है जहाँ पे 700 से ज़्यादा। और
उसमें अगर आप ये लैंग्वेज की बात हो गई। अब स्क्रिप्ट में आ जाइए तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर से 120 अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं जिसके अंदर देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड अडॉप्टेड राइटिंग इन द वर्ल्ड जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट ही है। ठीक है, हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी, मैथिली सब देवनागरी स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। देवनागरी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने लायक कुछ है ही नहीं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इज आपका मोदी स्क्रिप्ट। मोदी स्क्रिप्ट की बात करें तो ये अपने नरेंद्र मोदी वाला मोदी जी तो नहीं है, और ये स्क्रिप्ट आप एक बार देखिए, इसमें भी आपको दिखेगा कि इसका भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है आपके देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता था मराठी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो मराठी लैंग्वेज के लिए इसको यूज़ किया जाता था। आमी तुम्हारो शुभेच्छा पता नहीं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और मराठी में एक बाल बोध स्क्रिप्ट आई, और बाल बोध स्क्रिप्ट ने एक्चुअली में मोदी स्क्रिप्ट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और मोदी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता था उर्दू, कन्नड़ और गुजराती और हिंदी में भी। तो मैंने आपको पहले इमेज में बता दिया, आप घा वाली लाइन देखिए तो वो देवनागरी से काफ़ी सिमिलैरिटी आपकी मिलती है। तो मोदी स्क्रिप्ट को उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता था। मेनली इसको यूज़ किया जाता था मराठी लैंग्वेज में, लेकिन मराठी में भी बाल बोध स्क्रिप्ट जो आई उसने इसको, मोदी स्क्रिप्ट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो मोदी जी नहीं बोलूँगा, मोदी स्क्रिप्ट हमेशा अपनी जगह पे नहीं रह पाई, समय बदला, जगह बदल गई। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द उर्दू स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट, हर कोई जानता है। उर्दू जो देवनागरी है, आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, और उर्दू को आप क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। देखिए, इसका ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया ब्राह्मी एक अलग थी, ठीक है, खारोष्टी एक अलग थी। तो ऐसे कई स्क्रिप्ट हैं जो अलग अलग भी डेवलप हुई, और उर्दू भी एक अलग स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी। ठीक है, उर्दू का स्क्रिप्ट का इस्तेमाल उर्दू लैंग्वेज के लिए किया जाता था। ठीक है, उर्दू जो है वो पर्शिया से डेराइव हुई है। ठीक है, वो पर्शिया से निकल के आई है, और पर्शियन मतलब पर्शिया इन द सेंस कि प्रेजेंट ईरान जो है वो क्या कहते हैं, फॉर्मर पर्शिया, मतलब पहले के टाइम पे वो ईरानियन प्लेट्यू वाला जो पूरा इलाका है वो पर्शिया प्रोविंस के अंदर आता था। और देखिए, एक डिफरेंस है, प्रोविंस नहीं कहेंगे, मेरी गलती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस है पर्शिया और प्रशिया में, ये भी समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता। जैसे कि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है, जो लुई थे 16th, उन्होंने जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने प्रुशिया से मदद मांगी थी कि आप अपनी सेना भेजिए। तो अब बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोग जो कुछ भी पढ़ा देते हैं, वो उस प्रुशिया को पर्शिया दिखा देते हैं। प्रुशिया एक्चुअली में फॉर्मर जर्मनी का एक एरिया था, वो था प्रशिया। ठीक है, तो प्रशिया और पर्शिया में अंतर है। पर्शिया जो है वो क्या है, वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट ईरान है। तो ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, सॉरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट है ये डेवलप हुई है, ठीक है, पर्शियन स्क्रिप्ट से। और पर्शियन स्क्रिप्ट खुद डेवलप हुई है अरेबियन, ठीक है, या अरबिक स्क्रिप्ट से, जो कि अरबिक लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली में अरबिक स्क्रिप्ट की आप बात करें तो अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो अरबी के अलावा कुर्दिश के लिए भी, ठीक है, कुर्दिश आपको पता होगा, कुर्द का जो क्या कहते हैं, एक अलग इलाका है इराक के पास, जो हमेशा कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, कुर्द पीपल अलग हैं, तो वो कुर्दिश के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और अरबिक के लिए की जाती है। सिंधी बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलोच बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए वो भी अरेबियन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अरबिक
स्क्रिप्ट जो है बहुत सारे ठीक है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ की जाती है। तो पहले तो चलिए हम उर्दू की बात करते हैं। तो उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट से डराइव हुई है और पर्शियन स्क्रिप्ट खुद जो है वो अरबिक स्क्रिप्ट से डराइव हुई है, इसीलिए उर्दू को परसो अरबिक स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। और उसके बाद की लाइन तो आप देख ही रहे हैं कि अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस सच एस अरबिक, पर्शियन, कुर्दिश, सिंधी, बलोची, ठीक है, उर्दू, इन सब के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका उर्दू का देखिए, अब इसमें मैंने आपका कोई टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ना इसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद है। कई लोग बोलते हैं कि उर्दू जो है वो वैदिक पीरियड से भी पहले की है। अब कई लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, कई लोग कुछ बोलते हैं। तो इसके कारण क्या है, उर्दू का एग्जैक्ट टाइम पीरियड अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड डिफाइन करके रख दिया है। उर्दू का एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको क्या कहते हैं मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 13th सेंचुरी के बाद ही का है, क्योंकि अरबिक भी 13th सेंचुरी के बाद ही एक्चुअली में प्रॉपर इवॉल्व हुई थी। तो उर्दू तो क्योंकि उससे इवॉल्व हुई है तो वो तो उसके बाद ही है। लेकिन अब अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, तो इसलिए हम उस डिबेट के मुद्दे पे नहीं जाएंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। अब अगर मैं इंटरनेट पे सर्च भी करता हूँ तो मुझे अलग अलग टाइम पीरियड समझ में आते हैं, तो इससे अच्छा उसके टाइम पीरियड पे फोकस ही ना किया जाए। तो ये आपके 12 मेन स्क्रिप्ट्स थे, ठीक है, जो कि बहुत कठिन नहीं है। 2 मिनट में हम अगर ऐसे चर्चा कर लें तो इंडस स्क्रिप्ट जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पे डेवलप हुई। ब्राह्मी जो थी, तो ब्राह्मी आपकी डेवलप हुई क्या कहते हैं इंडस के बाद। और वो तो उसका उसका तो कोई ऐसा एरिया आप जोन कह ही नहीं सकते, वो पैन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, फैली वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हाँ, मगर उस वो 2 पार्ट में फैली, मतलब कि वो नॉर्दर्न साइड में जो फैली वो नॉर्दर्न ब्राह्मी हो गई, ठीक है, और साउदर्न साइड में जो फैली वो साउदर्न ब्राह्मी हो गई। गुजराती उजराती राजस्थानी ये सब जितने भी लैंग्वेज हैं ये नॉर्दर्न ब्राह्मी से ही धीरे धीरे करके निकले। और ये तमिल तेलुगु और ये दुनिया जहान के ये कहाँ साउदर्न ब्राह्मी से धीरे धीरे करके निकले। ब्राह्मी के बाद गुप्ता आ गया आपका, ठीक है, गुप्ता के बाद आपका नेक्स्ट था खारोष्टी। खारोष्टी वातेलुतु हो गया, शारदा हो गया, ठीक है, गुरुमुखी हो गया, और क्या कहते हैं आपका देवनागरी हो गया, मोदी हो गया, उर्दू हो गया, तो ग्रंथा हो गया, ठीक है। तो मेरे को मुझे मेरे हिसाब से पर्सनली बोलिए तो मुझे तो इतना मुश्किल ये लगता नहीं है, या मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा समझ के इसको बनाया तो ये मेरे लिए आसान हो गया, तो मेरे ख्याल से आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और आपको किसी बुक को रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन स्लाइड्स से भी इसको कवर कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। फालतू में बुक में अब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप यूपीएससी इसको लेके जाएगा नहीं। हाँ, अब यूपीएससी किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एक स्क्रिप्ट पे इतना ज़्यादा लिखने को आपको कंटेंट मिलेगा ही नहीं। वो कई सारे स्क्रिप्ट को मिला के अगर मेंस में पूछ दिया तो पूछ सकता है, और प्रीलिम्स में पूछेगा तो अलग अलग स्क्रिप्ट का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसी तरह से पूछेगा। तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ मतलब कंसिडरेशन में रख के और उस तरह से अपनी प्रिपरेशन आप इन सब सब्जेक्ट के लिए करिएगा। यूपीएससी में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ पढ़ नहीं सकता इंसान। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ऐसी ग्रास्प करनी है जो आपके लिए क्रिस्प हो और यूज़फुल हो, वरना सारी इन्फॉर्मेशन लेने बैठ जाओगे तो बैठे रहोगे। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों में स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से प्रॉपर वे में करना है। तो चलिए, आपका ये आज का लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पूरी तरह से क्या कहते हैं जो इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं उसकी बात कर ली। उसके बाद की जो स्लाइड्स हैं उसको आप आज रहने दें, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करते हुए और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ और रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद।